Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman. I welcome you to our SC classes of English language. Today our topic is the use of idioms and phrases. इस टॉपिक के अंदर हम इन वर्ड्स को मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई बार हम इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न तो कर लेते हैं, लेकिन हमें वास्तव में उनको सही जगह पर यूज़ करना नहीं आता। हम उनके हिंदी के वर्ड्स के आधार पर, उनके मीनिंग के आधार पर कहीं का कहीं उनको यूज़ करने लगते हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ सबसे बड़ी एन इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ करना है। तो आज जो हमारे सामने कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और कुछ कोलोकेशंस भी हैं, तो उनको हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि वो बिल्कुल सही सटीक जगह पर यूज़ हों। एक्चुअल में इडियम्स क्या होते हैं? इडियम्स जो वर्ड्स उनके अंदर होते हैं वैसा वो अर्थ नहीं देते। अगर हम अनुवाद या ट्रांसलेशन करने की बात करते हैं तो कई बार हम कोई बात किसी और तरह से बोलते हैं, लेकिन वर्ड्स वहाँ पर कुछ और दर्शा रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो शब्दों का फेर है वो हमें कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी एक एक्सप्रेशन को हमें याद करना होगा कि इस बात को कहने के लिए जिसके वर्ड्स बिल्कुल हिंदी में डिफरेंट हैं, इंग्लिश में किसी और ही तरह से कहा जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम कोई भी एक ईडियम या फ्रेज लर्न कर लें तो उसमें हम उसको अपनी प्रैक्टिस में लगातार जारी रखें। डजंट मैटर कि कौन समझता है कौन नहीं, उस तरह से रिलेटेड यूजेज करें। माइंड के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ ताना बाना हमारे चलते रहना चाहिए। हमारे माइंड के अंदर एक ट्रांसलेशन का सिलसिला चलते रहना चाहिए। हमारी रीडिंग वाइड होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारी ईडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत अच्छी तरह से हमें आ जाते हैं और हमारा जो वाइड रेंज है इन वर्ड्स को लेकर के वो तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर हम इन इडियम्स एंड फ्रेजेस में ये भी सीखेंगे कि अगर हमें ट्रांसलेशन करना है, अगर हमें डे टू डे इंग्लिश स्पोकन करना है, तो हम एक तीर से कई शिकार करने वाले हैं। ये खुद अपने आप में एक इडियम आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया? आउट ऑफ हैंड। अब यहाँ पर हमें दिया गया है आउट ऑफ हैंड। अब अगर हम इसका हिंदी में अर्थ निकालें तो हिंदी में अर्थ निकलता है हाथ से बाहर। तो लिटरली हाथ से बाहर का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ हाथ में रखी थी और वो कूद कर हाथ से बाहर निकल गई, लेकिन कुछ कुछ कहीं ना कहीं ऐसा सेंस इसके अंदर आता है। कई बार हम इस तरह से बोलते हैं कि अब ये मेरे हाथ से बाहर है। इट मीन्स कि बियॉन्ड माई पावर चला गया है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। इट मीन्स कि अब ये मेरे बस का नहीं है। तो यहाँ हाथ से बाहर के शब्दों से अलग जो इसके दूसरे सेंस निकल सकते हैं वो आपको लगाने हैं। तो अगर हमें ट्रांसलेशन में दे रखा है हाथ से निकल जाना, हाथ से निकल जाने का मतलब है कि कोई अपॉर्चुनिटीज लूज कर देना, या कोई चीज़ आपके कंट्रोल में थी अब आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप कहते हैं आउट ऑफ हैंड। इट मीन्स अनकंट्रोल्ड। तो हमने यहाँ पर हिंदी से ग्रीन कलर में दिखाया है और जो इंग्लिश में रेड कलर से दिखाया है। क्यों? बिकॉज जो हमारे व्यूअर्स हैं वे लोग भी हैं जो हिंदी के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और कुछ वो हैं जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है लेकिन उनको ईडियम्स लर्न करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस सारे सोच को हमने एक जगह करने की कोशिश की है कि एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस दे सकें। तो आउट ऑफ हैंड का मतलब है हाथ से निकल जाना या बाहर चले जाना। तो अगर कोई भी वक्त निकल जाता है, अब आप कुछ नहीं करते, तो आप कहते हैं कि भाई अब ये मेरे हाथ से बाहर निकल गया है, ये जो अब मैटर है ये मेरे सीनियर्स पर पहुंच गया है, आई कांट डू एनी लॉन्गर नाउ, अब कुछ नहीं हो सकता, तो होता है आउट ऑफ हैंड। आप इसको अब याद कैसे करें? याद करने के लिए आपने कोई ना कोई लिंक बनाना होता है। लिंक कैसे बनाते हैं? मान लीजिए कि एक लाइट लगी है और मुझे उसके बल्ब में कुछ करना है और वो मेरे हाथ की अप्रोच से बाहर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बस से बाहर हुआ। तो बस ऐसे ही आपने याद कर लेना है कि हाथ से निकल जाने का मतलब है आउट ऑफ हैंड, बट यहाँ हाथ से निकल जाने का मतलब है कि आपकी पहुंच और आपके बस और आपके जो अप्रोच है से बाहर किसी चीज़ का निकल जाना। इसके बाद दूसरा है आउट ऑफ द वुड्स। अब वुड लकड़ी को कहते हैं। अब वुड से वुड्स, वुड्स का मतलब किसी एक नाउन का अगर हम एस लगाएं तो जनरली हम ये जानते हैं कि उसका प्लूरल बन जाता है।
लेकिन हर जगह ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर आप वुड के अंदर एस लगाते हैं तो वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट और जंगल। तो अगर आप जंगल, चलिए लिंक बाद में जोड़ते हैं, पहले समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब है आउट ऑफ डेंजर या परेशानी से परे, परे मीन्स परेशानी से बाहर। अब वुड्स को परेशानी से बाहर कैसे देखें? देखिए, अगर आप वुड्स में हैं तो जंगल में हैं, फॉरेस्ट में हैं, खतरे में हैं, आपको वहाँ पर बहुत परेशानी है, सर्वाइवल डिफिकल्ट हो रहा है और आप उससे आउट हो गए, तो यानी आप जंगल से बाहर निकल गए। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग हुआ परेशानी से बाहर निकल जाना। तो जनरली जब आप लोगों से कॉन्वर्जेशन करते हैं तो आप कहेंगे कि मैंने अपना पूरा लोन चुका दिया है, नाउ आई एम आउट ऑफ वुड्स। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। ऑर्डर ऑफ द डे, अब हमने यहाँ लिखा है इन वॉग। वॉग का मतलब होता है प्रचलन में, वॉग का मतलब होता है फैशन में, वॉग का मतलब होता है कि आजकल का दस्तूर क्या है, आजकल चल क्या रहा है। और अगर हम कहें कि डिजिटल मार्केटिंग इज इन वॉग, आज का दस्तूर है, आज की रिक्वायरमेंट है, आज की सोच है, तो वहां पर आप कहते हैं ऑर्डर ऑफ द डे। ओके, ऑनलाइन क्लासेस आर द ऑर्डर ऑफ द डे, आज की जरूरत है। कभी भी जब आप इनका यूज करने वाले हो तो आप बिल्कुल अपने माइंड में ये ठान कर ना बैठें कि बस इसका यही मीनिंग है, अगर हमने वर्ड्स बदल दिए तो हम इसका यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। स्पोकन का मतलब है जस्ट टू मेक समबडी अंडरस्टैंड और लिसन, कि आप क्या सोच रहे हैं उसको अच्छे से दूसरे को अंडरस्टैंड करा देना, कम्युनिकेट कर देना। तो अगर आपने कहा कि ऑर्डर ऑफ द डे, तो इसका मतलब हुआ कि ये आज का जो है रिक्वायरमेंट है, लोग आज ऐसा चाहते हैं। तो अब कहाँ चाहना और कहाँ रिक्वायरमेंट दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, बट हमें देखना है कि सेंस क्या कहता है। सारी बातों का सेंस यह है कि आजकल ऐसा ही चल रहा है, तो वहां पर आप क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ द डे। नेक्स्ट इज पिन मनी। पिन मनी क्या होता है? सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं। अ सम ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन फन एंड फ्रॉलिक, यानी मौज मस्ती के लिए। आप यहाँ हिंदी में नोट कर सकते हैं, यहाँ स्पेस की शॉर्टेज की वजह से हमने हिंदी नहीं लिखी है। तो सम ऑफ मनी का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा सम ऑफ मनी कलेक्ट कर लेना, जो कि आप अपनी मौज मस्ती या आप अपनी बचत को सोचे बिना अपने ऊपर अच्छे से खुशी मनाने के लिए खर्चा कर सकें, उसको हम पिन मनी कहते हैं। तो अ सम ऑफ मनी। अब पिन मनी को कैसे याद रखें कि ये मौज मस्ती के ऊपर खर्चा करने वाला धन है? देखिए, कभी भी जब आपका मन करे आपने एक नोट छुटाया और जेब में रखा और ले गए, ऐसा तो होता नहीं है। तो अब आपको ये याद रखने का तरीका सोचना है कि भाई पिन मनी से मैं मौज मस्ती को कैसे जोड़ूं। तो मान लीजिए बहुत सारे नोट लग गए, 2000, 500, आपने पिन में से निकाला, पॉकेट में रखा, मजे आ गए, तो इसका मतलब हो गया मौज मस्ती के लिए धन। तो ये जो हमने एक इलॉजिकल सा यहाँ पर एक सेंटेंस बोला कि पिन लगाया पैसे निकाले, तो ये सिर्फ याद करने के लिए है और आपके लिए, लेकिन ये बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। आउट ऑफ सोर्ट्स, आउट ऑफ सोर्ट्स, तो ये जो वर्ड है सोर्ट्स, इसमें हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन पर पूरी तरह से तवज्जो देनी है, ध्यान देना है, अटेंशन देना है। हमने अगर शॉर्ट्स कह दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कई बार लोग इसे शाह और सा में अंतर नहीं कर पाते हैं तो वो गलत बोल जाते हैं। तो सोर्ट्स स्पेशली आपको बिल्कुल सोच समझ कर बोलना है। आउट ऑफ सोर्ट्स, तो सोर्ट्स का मतलब है अनवेल, अनवेल का मतलब हुआ तबीयत खराब होना। अब इस तबीयत खराब को हम डे टू डे लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं? अब यहाँ से क्या होता है कि हमने मीनिंग तो याद कर लिए, उसका सेंस भी समझ लिया, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और कम्युनिकेटिंग आवर आइडियाज वी टोटली फेल एंड वी फाइंड ब्लैंक, कि हमारे पास कोई विचार ही नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे बोलें। तो यहाँ पर तबीयत खराब को हम जनरली अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे बोलते हैं कि हाँ हाँ बस ऐसा ही चल रहा है, हाँ बस थोड़ी तबीयत ऐसी ही है। अब कहाँ, अब शब्द पर ध्यान दीजिए, तबीयत थोड़ी ऐसी ही है। अब व्हाट डू यू मीन बाय ऐसी और वैसी? ओके, इट इज वेरी एम्बिगुअस, इट इज वेरी अनक्लियर, बट द मीन इज कि तबीयत खराब है, आपको सेंस पकड़ना है। पर तबीयत ऐसी ही है, ऐसी ही थी, ऐसी ही होना, ऐसी मीन्स यू जस्ट वांट टू मेक वन अंडरस्टैंड कि तबीयत खराब है। तो आप कहेंगे आउट ऑफ सोर्ट्स, आई एम आउट ऑफ सोर्ट्स, ही वाज आउट ऑफ सोर्ट्स।
आउट ऑफ सोर्स मीन्स नॉट इन अ प्रॉपर हेल्थ कंडीशंस। ओके, आउट ऑफ सोर्स का मतलब हुआ अनवेल। यहाँ अनवेल का मतलब स्वस्थ से है, किसी चीज के अच्छे और खराब होने से नहीं है। पिन प्रिक्स का मतलब है ट्रिफल्स, छोटी मोटी परेशानियां। अब हमें परेशानियों की इंग्लिश पता रहती है, डिफिकल्टीज जैसे वर्ड्स जनरली हम यूज करते रहते हैं। तो अब पिन प्रिक्स को क्या करें? अब पिन प्रिक्स हमें क्या होता है कि अगर पिन प्रिक्स आ जाए तो मीनिंग तो याद रहता है हिंदी में, बट व्हाइल स्पीकिंग वी फॉरगेट व्हाट इज पिन प्रिक। तो क्या होता है कि हमें हिंदी में सोचना है कि अरे भाई कुछ नहीं, छोटी मोटी परेशानियां हैं, किसी ने बोला व्हाट्सअप, तो आप कहेंगे ओ नो नथिंग स्पेशल, ओनली देयर आर फ्यू पिन प्रिक्स। तो पिन प्रिक्स क्या हुआ? पिन प्रिक्स का मतलब हुआ अरे छोटी मोटी परेशानियां हैं, इट्स ओके फाइन, सब ठीक हो जाएगा। तो पिन प्रिक्स अगर आपको अभी से याद कैसे करें? अगर किसी ने आपको सोड लिया, आपको किसी ने कुछ चीज थॉर्न लिया और आपको प्रिक कर दिया, पूरा आपको गाड़ दिया, आपको कट लगा दिया, तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ होगी। तो लाइफ हमारी कैसी है, कभी छोटी सी कोई चिंता आ जाती है, कभी छोटी सी कोई चिंता आ जाती है, कभी कोई हल्की सी पिन हमें हल्की सी चुभी तो वो बहुत बड़ा टेंशन का जो है कंसर्न नहीं है, मैटर नहीं है। तो इसी तरह से जब हमें पिन प्रिक में चुभती है हल्की सी कहीं पर, किसी भी जगह पर, तो वो हल्का फुल्का सा जो पिन का चुभना है यानी छोटी मोटी परेशानियां हैं। तो यहाँ पर जो पिन और चुभना हमने यहाँ पर एक्सप्रेस करने की कोशिश की, तो उसका मतलब है कि आपको हम ये याद करा दें छोटी मोटी परेशानियां, पिन प्रिक्स, देयर आर ओनली ट्रिफल्स यानी छोटी मोटी परेशानियां, पिन प्रिक्स, ओ नथिंग मोर देन पिन प्रिक्स। कोई पूछे अरे भाई क्या है, बहुत परेशान है, ओ नथिंग मोर देन पिन प्रिक्स, कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत परेशानियां। तो पिन प्रिक्स आई एम स्पीकिंग अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, वाई? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से याद हो जाए, और याद होना और बोलने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक, ऑलवेज रिमेंबर। नाउ 7 इज ऑन टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स, अगर आप मान लीजिए पीछे से किसी हुक में अटक गए हैं और आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो यू आर इन अ फिक्स, आप किसी झंझट में फंस गए हैं, आप किसी परेशानी में फंस गए हैं, आप किसी जगह अटक कर रह गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप हेल्ड अप हो गए हैं। कितने सारे मीनिंग निकल करके आए। तो टोटल सबका क्या निकल कर आता है? जब हम अपनी हिंदी बोलते हैं तो हम बोलते हैं झंझट में फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, रुके पड़े हैं, कुछ भी बोलें आप तो हो गया ऑन टेंटर हुक्स। का मतलब है कि भाई बहुत परेशान हूँ और ये काम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को आप टेंटर हुक्स कहते हैं। जब भी कोई आपको वर्ड यूज करना हो तो मीनिंग आप इट्स फाइन, ट्रेडिशनली सब मीनिंग ही देखते हैं, लेकिन आप वर्ड के मीनिंग की जगह उसके सेंस को अच्छे से समझ लीजिए, उस सिचुएशन को वर्ड पर डालकर समझ लीजिए, तो आपको कभी भी किसी भी एहसास में ये पता चल जाएगा आई एम ऑन टेंटर हुक्स। तो टेंटर हुक्स का मतलब है कि टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है और इस काम को निपटाए बिना दूसरा नहीं हो सकता, एंड एनी हाउ यू आर टू फिनिश दिस वर्क। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? आप होते हैं टेंटर हुक्स के ऊपर, यानी टेंटर हुक्स में फंसे हुए। तो हुक्स क्या होते हैं? आपको उलझा लेते हैं, आगे नहीं जाने देते, तो आपको जैम से बाहर निकलना पड़ता है, तो वो हुआ ऑन टेंटर हुक्स। इसका मतलब है बेचैनी। अब बेचैनी में क्या होता है? जैसे कोई मचल गया, इस तरह की फीलिंग हमारे सामने आती है, ये नहीं सोचना है। बेचैनी ऐसा हो सकता है जैसे कि एंड ऑफ द टाइम ऑफ सम पीरियड आपके पास आता जा रहा है और आप टेंटर हुक में है कि अगर मैंने इतने टाइम में ये नहीं किया तो मैं अगला साल कैसे सरवाइव करूंगा, अगर मेरे ये सिलेबस फिनिश नहीं हुआ तो मैं आगे क्या करूंगा। तो इस तरह की जो बेचैनी है, बेचैनी के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, उस बेचैनी पर आप टेंटर हुक्स में होते हैं। ओके, एक्चुअल में टेंटर हुक्स का यूज उस समय मोस्ट सुटेबल होता है जब आपका एक पीरियड फिनिश होना हो और उसका जो एडवांटेज है दूसरे पीरियड में मिलना हो और वो फिनिश होकर नहीं दे रहा हो, तो आप टेंटर हुक्स पर होते हैं। मोरल फाइबर बड़ा अच्छा बोलने में लगता है कि हाँ आपने कुछ अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं, किसी को आपने अनजस्टिफाइड ठहराया, तो आपके पास कोई मोरल फाइबर होना चाहिए कि भाई ऐसा
कौन सा नैतिक आधार है? मोरल फाइबर मीन्स नैतिक आधार। ऐसा कौन सा नैतिक आधार है कि आपने किसी को गलत साबित किया? आप तो हम कहेंगे किस बिना पर, किस वजह पर आपने इस पर्टिकुलर व्यक्ति को गलत साबित किया। तो हम उस लेवल, उस सिचुएशन को कहेंगे ऑन व्हाट मॉरल फाइबर, किस नैतिक इस आधार पर किसी को हमने गलत या सही साबित किया। जब हमें वो नॉर्म बताना पड़ेगा तो वो मॉरल फाइबर होगा। और मॉरल फाइबर का मतलब यहाँ पर है कि किस बेस पर, किन रीजंस पर जो मॉरलिटी को टच करते थे तो हमने कुछ भी सही या गलत घोषित किया। इसके बाद आता है अ लाइव वायर। लाइव वायर का लिटरल मीनिंग है, लाइव का मतलब है जिसके अंदर करंट हो, वायर मीन्स जो वायर आप जानते ही हैं, तो जिसमें आप जो है इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ाते हैं। तो अब वायर है और लाइव है, यानी तार जो करंट में है, जो अभी एक तरह से जिसके अंदर बिजली बह रही है। तो इसका मतलब अगर हम किसी व्यक्ति से इसको कंपेयर करके देखें और इसका सेंस उस पर लगाएं तो इसका मतलब है कि वो एनर्जेटिक है, वो बहुत एंथुजियास्टिक है, वह बहुत ही ज़ील से भरा हुआ है, जोशीला है, काम करने में है। तो हम कहेंगे लाइव वायर, जो जैसे ही आप कहें वैसे ही बड़ी फुर्ती के साथ और एक्टिविटी के साथ आपके काम को करे, अपने काम को करे या किसी भी अपने पर्पस को सॉल्व करे। तो इस तरह के पर्सन को हम लाइव वायर कहते हैं। लाइव वायर का अगर हम कुछ ऑपोजिट देखने की कोशिश करें तो बताइए क्या हो सकता है? डमी। डमी फेलोज कौन होते हैं? जो देखने में तो बहुत लगते हैं कि पता नहीं कितने शानदार हैं, लेकिन जब उन्हें वो एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है तो वो जीरो साबित होते हैं। तो लाइव वायर का ऑपोजिट हुआ डमी। फेलो तो यहाँ पर हुआ एन एनर्जेटिक पर्सन, यानी कि जिसके अंदर एक बड़ा जोश, पैशन होता है, तो वो लाइव वायर हुआ। यानी जो कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर जो है किसी तरह की लेजीनेस और वो लिथार्जिक नहीं है। आई होप कि जितने भी ये सारे आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं ये आपको ट्रांसलेशन में, स्पोकन में और इसमें ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे। इस तरह की हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, उनके लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। और आगे चलते हैं आप पॉइंट नंबर 10 पर। पॉइंट नंबर 10 पर है मड सिलिंगिंग। अब सिलिंग अपने आप में एक वर्ड है, तो हर आईएनजी का मतलब, ये आईएनजी वो नहीं है जहाँ पर हम रहा की इंग्लिश लिखते हैं। सिलिंग अपने आप में एक वर्ड है, आईएनजी हमने अलग से लगाया, इसको जेरेंड बना दिया। जेरेंड क्या होता है, इसके लिए हमारे पास दूसरी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जो प्लेलिस्ट है जाकर सर्च कर सकते हैं नॉन फाइनाइट्स में। तो मड सिलिंगिंग, मड सिलिंगिंग का मड मीन्स कीचड़, सिलिंगिंग उछालना। तो यहाँ पर लिटरली कीचड़ उछालना हो सकता है, बट इडियम कब बनता है? जब हम सीधे सीधे वर्ड मीनिंग का यूज नहीं करते हैं। तो मड सिलिंगिंग का मतलब होता है कीचड़ उछालना, किसी की छवि को बिगाड़ना, किसी की जो इमेज है उसको स्पॉइल करना। तो इमेज स्पॉइल करने में मड सिलिंगिंग होता है। कई बार जब हम इलेक्शंस के दौर में देखते हैं कि एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन की जितनी भी एक्टिविटीज़ पास्ट ईयर्स में रही हैं उनको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, धूमिल करने की कोशिश करते हैं, तो टू स्पॉइल इमेज। तो कीचड़ उछालना, तो कीचड़ उछालना नॉट लिटरली थ्रोइंग मड, इस तरह की एक्टिविटी नहीं, बल्कि मड सिलिंगिंग। सिलिंग को आप वर्ब की तरह से यूज करेंगे और आईएनजी हमने यहाँ पर उछालने के सेंस में लगाई है। अगर हम यहाँ पर सिलिंग को बिगिनिंग में लिखते तो सिलिंग मड होता, तो ये इंपेरेटिव में चला जाता, और हम यहाँ इंपेरेटिव नहीं सिर्फ इडियोमैटिक यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मड सिलिंगिंग बोला है। कास्ट अ स्लर, कास्ट अ स्लर भी बिल्कुल मड सिलिंगिंग के से मिलता जुलता ही है। एक्चुअली जो सिलिंग है वो भी फेंकना है और कास्ट भी फेंकना है। कास्ट का मतलब जो यहाँ स्लर है, एक तरह से दूसरे पर दाग लगाना, कलंकित करना, कलंक लगाना, उसमें कमी निकालना, उसमें उसकी छवि को धूमिल करना, उसकी इमेज को खराब करना। तो ये सारा सेंस यहाँ पर आता है, उसका नाम खराब करना। अब आपने देखा कि कितनी सारी हिंदी के वर्ड्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं। तो जब आप ट्रांसलेशन में आए, जस्ट रियलाइज द सेंस एंड यूज द सिमिलर एक्सप्रेशन। आप वर्ड मीनिंग के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, जो कि एक गलत बात है और आपको परेशान करने वाली बात होगी और इंग्लिश आप जल्दी से नहीं बना पाएंगे। तो कास्ट अस्लर का मतलब हुआ टू डिफेम, कलंकित करना, किसी के फेम को खराब करना। मीन्स मैटर्स, मीन्स मैटर्स का मतलब होता है बात चबाना। अब बात आप कहेंगे सर बीटल चबाया जाता है,
या कुछ और च्युइंगम चबाया जाता है। लेकिन ये बात चबाना कैसा होता है, यही तो इडियम है। सीधे सीधे अर्थ का अर्थ ना निकाल करके उसका क्या सेंस है समझना ही इडियम है। तो मीन्स मैटर्स का मतलब है टू अवॉइड हार्श स्टेटमेंट्स, या टू अवॉइड हार्श क्रिटिसिज्म, या टू अवॉइड हार्श सम एक्सप्रेशंस। जैसे कि हम कहें किसी को हमें कहना है कि भाई आपकी जो प्रोग्रेस है बिल्कुल राइज नहीं कर रही है, तो हो सकता है सामने वाले आप जो है बहुत ही राइज नहीं कर रहे हैं और आपके सारे एफर्ट जो है फेल फ्लैट सब बेकार जा रहे हैं, तो हो सकता है उसको बुरा लगे। तो अब आप इस बात को किस अंदाज में कहेंगे? आप कहेंगे कि थोड़ी और कोशिश करिए, थोड़ा और अगर इम्प्रूवमेंट हो जाए तो अच्छा है। तो ये क्या कहना हुआ, थोड़ा सा हार्श मोड में, सीधे सीधे टेढ़ा या बहुत ही कटु या कड़वे रूप में ना कह करके आपने उसको हल्के फुल्के अंदाज में जो कहा उसको कहते हैं मीन्स मैटर्स। यानी बात को चबाना, थोड़ा सा रोक लेना, थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देना, सामने वाले को इशारे में या इनडायरेक्ट में आपने समझा देना है। तो अवॉइड का मतलब हुआ कि आप बचना चाहते हैं सीधे सीधे इससे क्रिटिसाइज करने से, लेकिन हल्के फुल्के तरीके में आपने कह दिया। कई बार जब हम हिंदी स्पीकिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि हंसी हंसी में कह दिया, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हंसी हंसी में कह देने का मतलब होता है मीन्स मैटर्स। तो इस तरह से आप किसी भी एक्सप्रेशन को इंग्लिश में बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो वंस अगेन मैं आपको फिर कहूँगा क्या कि आप किसी भी वर्ड के यूजेज का सेंस रियलाइज कीजिए, सिचुएशन रियलाइज कीजिए, आपको वोकैबुलरी की कभी कमी नहीं पड़ेगी। इस तरह की वीडियोस और इस तरह के इंस्ट्रक्शंस के लिए, इस तरह के वर्ड्स के लिए हमारे इस चैनल पर, आपके इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप सर्च कीजिए इडियम्स, फ्रेजेस, इंग्लिश स्पोकन ट्रांसलेशन, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और अगर कोई नए टॉपिक्स हैं तो आप हमें प्लीज़ लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर आपको हम ज़रूर वीडियो अपलोड आपके लिए करेंगे। इसके बाद हम आते हैं नेल बाइटर। तो सेंसेशनल बहुत आपने सुना होगा वर्ड, और बहुत ही रोमांचक सुना होगा, और बहुत सारे ऐसे वर्ड जो कि आपको बहुत ही एक्साइटेड करते हैं सुने होंगे। लेकिन यहाँ पर नेल बाइटर, जब आप मैच देख रहे होते हैं तो रोमांचक कब होता है कि बॉल्स कम हैं, रन्स ज़्यादा बनने हैं और हमारी फेवरेट टीम को जीतना बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन में है कि एक एक बॉल कीमती है, मिस नहीं होनी चाहिए। तो नेल बाइटिंग होती है, नेल बाइटिंग। तो नेल बाइटिंग का मतलब है कि यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि कुछ होना चाहिए भाई, कुछ मिरेकल होना चाहिए। तो इस तरह का जो सेंसेशनल है, वो सेंसेशन है, वो क्या कहलाता है, नेल बाइटर कहलाता है। ठीक है, नेल बाइटर एंडिंग ऑफ समथिंग। मीट, तो ये आप समझ गए कि ये रोमांचक होता है जब आप बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में पता नहीं क्या होने वाला है, समझ में नहीं आता, बट आपकी अपनी एक सोच होती है कि नहीं रिजल्ट यही आना चाहिए, तो आप नेल बाइटिंग पर लग जाते हैं, तो वो नेल बाइटर सिचुएशन होती है। मीट समवन हाफ वे, ये थोड़ा सा आपको अजीब और नया लग सकता है। इसका मतलब होता है समझौता करना। अब समझौता क्या होता है? अगर हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं किसी से तो हम कहते हैं कि भाई ना तुम्हारी ना हमारी, ठीक है, ये मान लेते हैं। आपने कहीं पर बार्गेनिंग शुरू किया तो आप जो शॉपकीपर है उसके प्राइस को, फिर अपने प्राइस को, दोनों में से किसी के नहीं चल रही तो एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। तो उस चीज़ पर आप समझौता कर लेंगे, चलिए भाई आप इतना नहीं दे रहे तो इतना दे दीजिए, हम पूरी रकम नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से आप बात करते हैं। तो मीट समवन हाफ वे। कई बार हमारा डिस्प्यूट किसी से हो गया, वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, हम अपनी, तो थोड़ा सा हम दबते हैं, थोड़ा सा आप दबिए, तो बीच में बात में हमने समझौता कर लिया। तो मीट हाफ वे का मतलब है कि हम अटैक के लिए दूसरे पर बढ़े, दूसरा अटैक के लिए हमारी तरफ बढ़ा, हाफ वे पर आकर के दोनों ने समझौता कर लिया। तो मीट हाफ वे का मतलब है टू कंप्रोमाइज। इन दिस वे वी कैन यूज इट, वी शुड मीट हाफ वे इन एनी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन और इन एनी बिटर सिचुएशन और एनी एनमिटी। तो जब भी कभी ऐसे बात बिगड़े, कोई डिस्प्यूट हो, वी शुड मीट हाफ वे। ओके, आई थिंक कि यही पीस का सबसे अच्छा रास्ता है, बिकॉज वायलेंस इज वाइल्ड जस्टिस, तो उसका कोई यूज है नहीं। नाउ लेट्स मूव ऑन। पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक का मतलब है डायरेक्ट या कैंडिडली। अब कैंडिड और डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, किसी चीज़ का सीधे आपके पास आना, क्या किसी का जो है बात के लिए हमने डायरेक्ट कहा,
किसी का घुमा फिरा करके बोलना, बहुत सारे मीनिंग्स हैं। बट कैंडिड इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अब कैंडिड क्या होता है? कैंडिड का मतलब होता है कि बिना हेजिटेशन के कोई बात सीधे सीधे कह देना। इसको हम असभ्यता और क्या बोलें कि तहजीब के दायरे से बाहर बोले तो हम बोलते हैं मुंह फट होना, एकदम से मुंह पर कुछ भी कह देना। ठीक है, तो जब हम बातचीत करते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं और अपने अंदाज में हम होते हैं, बहुत ही लिटरल सेंस नहीं देने वाले होते, तो हम कहते हैं उसने तो बात मुंह पर ही कह दी, मुंह पर ही थोप दी, मुंह पर ही बोल दी, बक दिया, जो भी जिस अंदाज में कहना है, तो उसको आप कहेंगे पॉइंट ब्लैंक, मुंह पर बोल आया। आई स्पोक इट पॉइंट ब्लैंक दैट यू आर डिसऑनेस्ट। ओके, पेपर टाइगर। पेपर टाइगर जैसा कि इसकी वर्डिंग से दिख रहा है कि टाइगर अगर पेपर का है तो कोई एनर्जी नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी केवल एक धोखा, एक डमी फेलो है। तो पेपर टाइगर का क्या मतलब हुआ कि मिट्टी का शेर, यानी देखने में तो लगता है बहुत कुछ बट निकला कुछ नहीं। इट मीन्स ऐसे लोग जो देखने में बहुत भारी भरकम लगते हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें रहती हैं और कुछ नहीं कर पाते, वो मिट्टी के टाइगर हैं, वो पेपर टाइगर हैं। तो पेपर टाइगर इंग्लिश में और हिंदी में मिट्टी का शेर कहते हैं, जिसका मीनिंग निकलता है यूजलेस फेलो, जो कुछ नहीं करता, केवल दिखावे का है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, देखिए हमारे कल्चर में क्या होता है कि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो दाहिने हाथ से देते हैं या दोनों हाथों को लगा करके देते हैं, और अगर हमने किसी को ऐसे ही कुछ बाएं हाथ से उठा करके लेफ्ट हैंड से दे दिया तो वो थोड़ा सा इमोरल होता है। तो उससे कनेक्ट करके आप इसे याद करिए, अगर आपने किसी की तारीफ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट वाले स्टाइल में इन वर्ड्स के साथ की है तो इसका मतलब आप झूठी तारीफ कर रहे हैं, दैट इज नॉट रियल और ट्रू। तो यहाँ पर आप कहेंगे लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मीन्स फॉल्स एप्रिसिएशन। लास्ट डिच, लास्ट रे ऑफ होप, लास्ट ऑप्शन, लास्ट चांस। कई बार आप कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं और लास्ट अटेम्प्ट आपका बच रहा है, उसके अलावा आपकी एज भी अब जो 27-35 होने वाली है, तो आप कहते हैं कि इट इज़ लास्ट डिच, अगर ये मैं कूद गया तो कूद गया, अदरवाइज फिर देयर इज़ नो चांस टू कम आउट ऑफ इट। तो लास्ट डिच का मतलब हो गया कि अब आखिरी उम्मीद, आखिरी किरण या आखिरी ऑप्शन। तो आई थिंक इतने सारे जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आपने आज पढ़े हैं, ये ट्रांसलेशन के एतबार से, हमारी कॉन्वर्जेशन में यूजेज के एतबार से, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के एतबार से, in every walk of life they are going to be very very useful in your life। इस तरह की वीडियोस के लिए प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर्स को। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा उन नीडी स्टूडेंट्स को जिनको इस तरह की इंग्लिश इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।